अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बच्चों, वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एक पार्ट तो मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। ये दूसरा पार्ट है उसका, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बाद की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये पांडा क्लास ट्यूटोरियल के नाम से जुपिटर नोटबुक की फाइल थी जो मैंने आपसे शेयर की थी, क्योंकि मैंने अभी बहुत रिसेंटली इसको ओपन किया है, तो मैं दोबारा से जो पैकेजेस हैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। और जो फाइल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा सेट्स वगैरह, हम उनको भी डेटा फ्रेम्स के अंदर लोड कर लेते हैं। एक्सेल की फाइल को रीड करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है, अच्छी खासी बड़ी फाइल है इनफैक्ट। लोड होने दीजिए इसको। एक्सेल की फाइल चूंकि बड़ी है और उसके अंदर से एक खास शीट के अंदर से डेटा उठा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम इसको बाज़ दफ़ा लग सकता है। इसलिए आप भी अपने सिस्टम पे ज़्यादा परेशान ना होइएगा अगर आपको भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो यही होगा कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल सिखा दिया जाए। यानी कि जो मोस्ट टेक्निकल पार्ट होगा, बाकी का पार्ट थोड़ा सा इजी है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन एक पूरी खुद दुनिया है। रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर एक पूरा 3 क्रेडिट आवर का कोर्स डिज़ाइन किया जा सकता है। इतनी वसी दुनिया है, इतना बड़ा पैकेज है, और मतलब इतने ज़्यादा इसके अंदर इसके वर्सेटाइल किस्म के इस्तेमालात हैं। स्टिल लोड हो रही है फाइल, उम्मीद है जल्दी लोड हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह करके लोड हो जाए। ओलंपिक्स डाटा मेरे ख्याल में 34 MB की फाइल है। इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि देखें, पाइथन कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है और स्पीड के मामले में, एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस या सी या जावा। हाँ, इजी टू यूज़ ज़रूर होगी। तो दूसरा, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। चलें जी, हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वहाँ पर जब हम जहाँ हमने अपना लेक्चर पिछले वाला छोड़ा था। तो हम काफ़ी आगे तक चले गए थे। that is this। देखिए, हमारे पास बायोस नाम से एक डेटा सेट मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास एथलीट्स और उनके नाम और उनकी बोर्न डेट, उनका सिटी, रीजन, कंट्री, एनओसी, हाइट, वेट, अगर वो फोत हो चुके हैं तो किस डेट पे डाई हुए हैं, वो फोत हुए हैं, वो सारी चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हम इनमें से कुछ खास इन्फॉर्मेशन फेच करना चाह रहे हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमें बायोस डाटा फ्रेम में वो सारी की सारी रोज चाहिए जिनमें नेम कॉलम को अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट होता है इसकी डेटा टाइप, तो उसके अंदर ये चीज मौजूद हो। अब ये चीज जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट इसको रिजिक्स के सेंटेक्स में लेता है। रिजिक्स मींस रेगुलर एक्सप्रेशन के सेंटेक्स में लेता है, और रेगुलर एक्सप्रेशंस में ये बार सिंबल और का सिंबल है। दिस मींस कीथ और पैट्रिक, एंड के इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब अगर के या पी कैपिटल है या स्मॉल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जहां जहां बी यानी जिस जिस प्लेयर का नाम बी, उस प्लेयर के नाम में या पैट्रिक मौजूद है या कीथ मौजूद है, तो आप उसको कंसिडर करें और वो सारी की सारी रोज कन्वर्ट हमें रिटर्न करके दें, और ये 303 रोज थी, सारी की सारी करके दी। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको इसके बगैर देते, हम कहते हैं भाई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं, इसको एज इट इज समझो, जैसे सपोज कुछ नीचे आता हूं और ये यहाँ पे लिखा हुआ, हमने सेम वही एक्सप्रेशन लिखी, वही कमांड लिखी है, लेकिन लिख दिया है कि अब रिजेक्ट इज इक्वल टू फॉल्स। रेगुलर इस यानी जो हमने स्ट्रिंग दिया है, इसको पैटर्न मत समझना रेगुलर एक्सप्रेशन वाला, इसको सिंपल समझना, ये स्ट्रिंग है और एज इट इज मैचिंग करनी है। अब उसने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया, क्योंकि कोई प्लेयर ऐसा नाम नहीं है जिसका नाम कीथ, बार सिंबल और पैट्रिक हो। अब इसने इस बार सिंबल का मतलब और नहीं समझा है, एज इट इज मैचिंग कर रहा है। ठीक है। अब हम वापस ऊपर आते हैं, ये एग्जांपल गलत जगह पे आ गई, लेकिन बहरहाल ये कुछ 5-6 और अच्छी इसमें कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले वोवेल सिटीज के नाम से एक छोटा डेटा सेट, डेटा फ्रेम आप एक्सट्रैक्ट करेंगे बायोस में से। आप कह रहे हैं जी मुझे बायोस की वो सारी रोज रिटर्न कर दो जिसमें बॉर्न सिटी, यानी जो सिटी है एथलीट का, उसके, अब उसको अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें तो दैट कंटेन्स दिस। नाउ व्हाट इज दिस, इस आर को तो आप छोड़ दें, दिस इज जस्ट फॉर रॉ स्ट्रिंग, इस आर को आप हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली जो पैटर्न आपने दिया वो ये है, और मैंने आपको कहा था कि हैट सिंबल इस्तेमाल होता है नॉट के लिए, लेकिन हैट सिंबल नॉट के लिए उस वक्त इस्तेमाल होता है जब वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो। जब वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा तो इट इंडिकेट्स स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मतलब कि ये हमने पिछले वीडियो में सीख लिया कि इस इसका मतलब क्या है। ये जो हाईलाइटेड एरिया है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने कैपिटल ए ई आई ओ यू और स्मॉल ए ई आई ओ यू लिखा है, तो इसका मतलब एनी लेटर यानी एनी वॉवल वेदर इट इज स्मॉल और कैपिटल, कोई एक वॉवल अगर बॉन्ड सिटी में मौजूद है, लेकिन हैट मींस एट द स्टार्ट। इसीलिए देखो हमने ऊपर ये कमेंट किया हुआ है कि फाइंड एथलीट्स बोर्न इन सिटीज दैट स्टार्ट विद अ वॉवल, तो ये स्टार्ट के लिए हैट सिंबल इस्तेमाल हुआ। ठीक है। और हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी रोज वगैरह जो कि एम्प्टी रोज हैं वो हमें रिटर्न हो, तो n इज इक्वल टू फॉल्स हमने बाय डिफॉल्ट किया अपने आप को सेफ रखने के लिए, दैट्स इट। तो ये हमें वॉबल सिटी के नाम से एक ऐसा डेटा सेट दे देगा जिसके अंदर हमें वो सारे के सारे एथलीट्स मिलेंगे जिनका सिटी जहां वो पैदा हुए हैं उनका नाम किसी वॉवल से स्टार्ट होता है, एंड दिस हैट सिंबल आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, दिस स्टैंड्स फॉर स्टार्ट। तो अब इसका आंसर देख सकते हैं। इसको हम प्रिंट करने के बजाय डिस्प्ले कह देते हैं तो ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा ये। तो आप देख सकते हैं बॉन्ड सिटी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ए से, ओ से, ए, ओ, ए, ई, ये तकरीबन 12,968 रोज हैं। ये सब के सब इनका बॉन्ड सिटी किसी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इट। तो देखो कितना पावरफुल टूल है। सेकंड, फाइंड एथलीट्स विद नेम्स दैट कंटेन एग्जैक्टली 2 वॉवेल्स। हमें ऐसे एथलीट्स के नाम, हमें ऐसी रोज चाहिए जिनमें एथलीट का नाम में 2 वॉवल्स हों, ना एक हो ना 3 हो, एग्जैक्टली 2 वॉवल्स हों। तो 2 वॉवल्स तो कंपलसरी हैं, इसके अलावा आते हैं या नहीं आते, यानी सॉरी 2 वॉवल्स ही जरूरी हैं, 2 से ज्यादा वॉवल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। 2 वॉवल जरूरी हैं, 2 से ज्यादा वॉवल्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए उसका तरीका ये है कि हम बताएं कि भाई एक वॉवल होना चाहिए और एक और वॉवल होना चाहिए, और और ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों वॉवल से पहले देयर इज समथिंग, समथिंग, उन दो वॉवल्स के दरमियान इट कैन बी समथिंग नॉन वॉवल, और उसके बाद भी इट कैन बी समथिंग नॉन वॉवल। तो पैटर्न हमारे पास कुछ इस तरह का बना कि 2 वॉवल्स तो कंपलसरी हैं, हाँ उन दोनों वॉवल से पहले भी कुछ हो सकता है समथिंग नॉन वॉवल,
उन दोनों के दरमियान भी समथिंग नॉन वॉवल हो सकता है, और उन दोनों के बाद भी कुछ नॉन वॉवल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमने कहा कि दो वॉवल्स जो कंपलसरी हैं वो तो हमने यहाँ मेंशन कर दिए। एक तो ये कि एक वॉवल तो पिक करना है, और दूसरा हमने यहाँ लिख दिया कि ये दो वॉवल्स पिक करने हैं। तो ये तो हमारे दो वीज आ गए जो हमने यहाँ पे लिखे। दो वीज तो पक्का पिक करेगा। अब उसके शुरू में हो सकता है कोई नॉन वॉवल हो और एक से ज्यादा नॉन वॉवल्स हो, कोई कोई मसला नहीं है। तो इसलिए आपने लिख दिया हैश स्टार्ट फॉर बिगिनिंग के स्टार्ट में हो सकता है कि वॉवेल्स, और ये हैट सिंबल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट मींस नॉट। स्टार्ट में हो सकता है कि नॉन वॉवेल हो, स्टार मींस ना भी हो या एक से ज्यादा हो, एनी नंबर ऑफ। इस तरह लास्ट में भी, और लास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा डॉलर साइन, और दरमियान के लिए कोई सिंबल नहीं है, बस आपने दोनों के दरमियान में लिख दिया। ये हाईलाइटेड जो फ्रेज है इसका मतलब है नॉट वॉवल, एंड स्टार मींस एनी नंबर ऑफ नॉन वॉवल्स, और स्टार में मतलब जीरो और मोर। तो ये दोनों वॉवल्स के दरमियान में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, और एंड में भी हो सकता है। अब हमारे पास वो सारे के सारे आ जाएंगे जिनके अंदर कोई ना कोई वॉवल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये लिस्ट भी मौजूद है टू वॉवल्स वाली। आप टू वॉवल्स वाली लिस्ट को हम डिस्प्ले करके देखते हैं। डिस्प्ले वाला फंक्शन जरा ज्यादा मुनासिब है। तो देखिए, इस नाम के अंदर दो ई हैं, कोई और वॉवल नहीं है। इस नाम के अंदर एक ए है, एक ओ है, कोई और वॉवल नहीं है। रिमेंबर दिस ई विद स्मॉल नोटेशन अबव, ये वॉवल नहीं है। ठीक है, दिस ए एंड दिस आई इज अ वॉवल, दो वॉवल हैं यहाँ पर, यहाँ यू और आई है। हर एक नेम के अंदर आपको एग्जैक्टली दो वॉवल्स मिलेंगे। उन दो वॉवल से पहले भी कुछ हो सकते हैं, जैसे सैम में ए से पहले एस मौजूद है विच इज वन नॉन वॉवल, और उनके दरमियान में भी हो सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक दो तीन चार नॉन वॉवल्स हैं, और बाद में भी हो सकते हैं, जैसे आई के बाद टी और एच। और इस एग्जांपल में देखें ए से शुरू में कुछ भी नहीं है, इसलिए स्टार था। स्टार मींस नथिंग और मोर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लास्ट एग्जांपल में, लास्ट में भी हमने कहा था कि लास्ट में भी होना जरूरी नहीं है। तो एक, जब दो वॉवल पूरे हो जाएं, जैसे ई और ई, तो उनके बाद में नॉन वॉवल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हमने पूरे का पूरा उसको उसी अंदाज में दिया था। तो ये अच्छा, इसको लिखना थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन वंस यू लर्न इट, इट बिकम्स इजी। अच्छा, थर्ड वाला भी इजी है। उसमें आपको एक नई चीज देखो, पहले पहले में आपको एक नई चीज सीखने को मिली कि स्टार्ट सिंबल क्या होता है, दूसरे में कि एंड सिंबल क्या होता है, अभी तीसरे में कि डॉट सिंबल क्या होता है, और ये ब्रैकेट क्या होती है। डॉट सिंबल जो होता है ये आपके पास आता है any letter. Dot means any letter, and it can be literally any letter. A B C X Y X Y Z 1 2 3 hash, any letter. ठीक है, and slash one is a special character, which means the character जिसको पहले रेफर किया गया, जिसको पहले ग्रुप किया गया है। और क्योंकि हमने ब्रैकेट के जरिए, पैरेंथेसिस के जरिए इस डॉट को ग्रुप कर दिया है, तो स्लैश वन मीन्स रिपीट द सेम। अब देखिएगा, फाइंड एथलीट्स विद नेम्स दैट हैव रिपीटेड कंसेक्यूटिव लेटर्स। फॉर एग्जांपल एरोन, जिसमें दो ए हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और एम एच में दो एम रिपीट हो रहे हैं और दो टी भी रिपीट हो रहे हैं, मतलब कोई भी हो सकते थे। तो हम कह रहे हैं कि डॉट, और उसको हमने कर लिया ग्रुप। तो डॉट मीन्स एनी करेक्टर, एंड स्लैश वन मीन्स जो लास्ट में वैल्यू ग्रुप हुई हुई है, सेम वही यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब दो वैल्यूज इकट्ठी एक जैसी आएंगी। तो रिपीटेड लेटर्स में आप देखिए, रिपीटेड लेटर्स में हमारे पास यहाँ पर जो नेम है उनके अंदर आपको दो लेटर्स इकट्ठे मिलेंगे। जैसे दो एल यहाँ पे इकट्ठे हैं, और दो एन यहाँ पे इकट्ठे हैं, दो पी यहाँ पर इकट्ठे हैं, दो आर यहाँ पे इकट्ठे हैं, दो पी और दो एन यहाँ पे इकट्ठे हैं, दो टी यहाँ पे इकट्ठे हैं, शकील में दो ई इकट्ठे हैं, मैथ्यू में दो टी। मतलब एग्जाम्पल हमारी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने लिखी थी। अगले वाला तो बहुत इजी है। हमने कहा कि भाई फाइंड ऑल एथलीट्स विद नेम्स एंडिंग इन एस-ओ-एन और एस-ई-एन। तो एंड के लिए हमारे पास जो सिंबल इस्तेमाल होता है दैट इज अ डॉलर साइन, और के लिए जो इस्तेमाल होता है दैट इज
अब बार सिंबल तो हमने कहा कि भाई बायोस डाटा सेट की सारी रोज रिटर्न करो, और फिल्टर हमने जो लगा दिया है, दिस इज द फिल्टर। फिल्टर ये है कि बायोस के नेम को अगर आप स्ट्रिंग कंसिडर करो तो उसके अंदर एट द एंड या SON हो और एट द एंड SEN हो। अब आपके पास जो सारी की सारी रोज आई हैं वो सारी वो आई हैं जिनमें SON या SEN मौजूद है नाम के आखिर में, जैसे रॉबर्टसन, गिब्सन, एचसन और बहुत सारे नीलसन जो भी हैं, ये सारे के सारे रोज आपके पास आ जाएंगे। तो दिस इज द वे टू फेच डाटा इंटेलिजेंटली एंड मोर पावरफुली। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड दैट लीड्स बोर्न इन अ ईयर स्टार्टिंग विद 19, यानी 1900 से 1999 तक जो भी पैदा हुआ है इस पूरी सदी में, वो सारे का सारा आप फेच कर दें। तो वो अगेन बहुत इजी है, रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए काम आसान हो जाएगा। आपको इफ कंडीशन लगानी नहीं पड़ेगी कि लेस देन दिस एंड ग्रेटर देन दिस एंड दिस, उस सब की जरूरत नहीं है। आपने बोला जी कि बायोस में एक फिल्टर लगा रहे हैं हम बायोस डाटा फ्रेम में, और वो फिल्टर क्या है कि बोर्न डेट को अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें तो दैट कंटेन्स दिस पैटर्न, एंड दिस पैटर्न मीन्स स्टार्टिंग विद 19। तो अगर बोर्न डेट स्टार्ट हो रही है 19 से, तो इट मीन्स दैट्स इंक्लूडेड इन द रिजल्ट, एंड दिस हैट मीन्स स्टार्ट। जब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं होता इसका मतलब स्टार्ट होता है। तो बोन को हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सारे प्लेयर्स वही आ रहे हैं जो 1900s में पैदा हुए हैं। यू कैन सी 1969, 70, 69, 01, 69, दैट्स इट। इससे पहले जो डाटा था उसमें हो सकता है कि दूसरे प्लेयर्स भी इंक्लूड थे, जैसा आप देख सकते हैं 2002 में एक प्लेयर पैदा हुआ है, 2000 में पैदा हुआ है। तो लेकिन अब आपने फिल्टर लगा के उसको डाटा को अच्छे अंदाज से फिल्टर कर लिया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन भी इजी है। फाइंड दैट लीड्स विद नेम्स दैट डू नॉट कंटेन एनी वोवेल्स, जिसमें वोवेल्स नहीं होने चाहिए। हमने कहा जी ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये पैटर्न चलना चाहिए। कौन सा पैटर्न है? हैट आउटसाइड मीन स्टार्टिंग, दिस डॉलर साइन मीन्स एंडिंग, हैट इनसाइड मीन्स एक्सेप्ट, these means except vowels, एंड स्टार मीन जीरो और मोर, के दरमियान में जीरो या मोर वॉवेल, मतलब कोई भी वॉवेल नहीं होना चाहिए। और ये एट्रीब्यूट स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरे का पूरा स्ट्रिंग ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी वॉवेल ना हो, वो नॉन वॉवेल करेक्टर से मिलकर बना हो। फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड होल स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ नॉन वॉवेल्स। Star means any combination of these non vowels, zero or one, sorry, zero or more characters। तो इसलिए जहां भी नो वॉवेल्स हैं हमारे पास, नो वॉवेल्स की लिस्ट, तो इसके अंदर देखिएगा कि वो अजीबो गरीब किस्म के तो अल्फाबेट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर कोई बार या अजीब तरह के वो डबल डॉट सिंबल्स हैं, लेकिन जो टिपिकल वॉवेल्स हैं A E I O U जिनको हमने फिल्टर किया उनमें से कोई भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नॉन इंग्लिश नेम्स आ गए हमारे पास सारे। इन सब का कंट्री नेम कोई ना कोई और ही होगा। तो आप देख सकते हैं इन सब का जो कंट्री नेम है वो किसी का हंगरी है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलियन हंगरी है, साउथ में नाम है फ्रांस है, ब्राज़ील है, और तुर्की है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसी अंदाज से आप देख सकते हैं। तो ये इतना मुश्किल है नहीं है। सिमिलरली फाइंड ऑल एथलीट्स हुज नेम्स कंटेन अ हाइपन और एन अपॉस्ट्रोफी। तो आपने पूरे नाम के अंदर कहीं भी हाइपन या एपोस्ट्रोफी हो तो इट मींस एनी वन ऑफ दीज, तो आप उसको पिक कर लें। तो आपके पास नीचे जाके आप आंसर में देख सकते हैं कि हाइपन वाले में हमने उनको प्रिंट करके देखा है, सारे के सारे वो हैं जिनके नाम में एपोस्ट्रोफी या हाइपन मौजूद है। देखें सब में हाइपन मौजूद है। एपोस्ट्रोफी वाली मिसाल शायद इनके दरमियान में है, डॉट 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 में, वो सारी तो एक दफ़ा प्रिंट नहीं हो सकती। बहरहाल आंसर हमारे पास है। तो इजी चीज़, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है कि find athletes with names that start and end with the same letter। अब देखो ये एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है रिजिक्स की।
कि जिसका स्टार्टिंग लेटर और एंडिंग लेटर सेम हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे नेम है अरवा, तो ARWA, तो ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से एंड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम यहाँ देख लेते हैं उसको। हमने कहा जी देखें, स्टार्ट में डॉट मीन्स कोई भी सिंबल आ सकता है, कोई भी सिंबल आ सकता है, ठीक है। और इसको आपने कर दिया ग्रुप, क्योंकि आपने यही सिंबल आखिर में भी चेक करना है /1 से। /1 का मतलब द सेम दैट वाज ग्रुप बिफोर, तो जो भी सिंबल स्टार्ट में आएगा /1 मीन्स द सेम दैट वन, और डॉलर साइन मीन्स एंड, मतलब जिस से स्टार्ट हो रहा है वहीं से खत्म होगा, और दरमियान में कुछ भी हो सकता है, तो आपने लिख दिया डॉट स्टार। डॉट मीन्स एनीथिंग, या आपने उसको ग्रुप नहीं किया, और स्टार मीन्स एनी नंबर ऑफ टाइम। तो जिससे स्टार्ट हो रहा है एंड उसी पे हो, दैट इज अवर कंडीशन। दरमियान में हमारी कोई कंडीशन नहीं है, हमने लिख दिया डॉट स्टार। डॉट स्टार मीन्स एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, दरमियान में कुछ भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस शुरू और एंड होना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक चीज हो सकती है कि अरवा के नाम में अगर हमने ARWA लिखा है तो ए कैपिटल है और जो लास्ट में है वो स्मॉल है, तो मैच नहीं करेगा। उसके लिए फिर इस तरह की सिचुएशन में आपको केस इज इक्वल टू फॉल्स लिखना पड़ेगा। तो केस इज इक्वल टू फॉल्स लिखने से ये होगा कि आपके पास वो जो है ना, वो केस सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। तो अब हमारे पास देखो, स्टार्ट एंड सेम में वो सारे के सारे नाम मौजूद होंगे। हम देख लेते हैं उनको। स्टार्ट एंड वाले देखें, निकोलस शैक्सलियन, तो एन से स्टार्ट हो रहा है और एन ही से खत्म हो रहा है, ठीक है। मैक्स वुजडम और हेलन एमंखा, एच से स्टार्ट हो रहा है, एच पे एंड हो रहा है। ये सारे के सारे ऐसे, ये नाम पढ़ने थोड़े से मेरे लिए मुश्किल है। व्लादिमीर पढ़ना तो आसान है क्योंकि प्यूटिन को हम जानते हैं, लेकिन अगला वर्ड पढ़ना मेरे लिए मुश्किल, बट इतना है कि एट द एंड भी मौजूद है, दैट्स इनफ फॉर मी, ठीक है। तो दैट्स इट। और इसके अलावा हमारे पास एक दो एग्जांपल्स मजीद मौजूद हैं। फाइंड दैट लीड्स विद अ बोन सिटी दैट हैज एग्जैक्टली 7 कैरेक्टर्स, यानी ये ऐसे शहरों से ताल्लुक रखते हैं जो सिर्फ 7 कैरेक्टर्स, यानी उन नामों की लेंथ 7 कैरेक्टर्स है। तो दैट इज सो सिंपल, तो आसान है, बिल्कुल बहुत इजी है, ठीक है। हमने कहा जी स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारी एक ही कंडीशन है, डॉट मींस एनी कैरेक्टर, एंड ब्रैकेट, ये जो ब्रेसेस होते हैं इसके अंदर कोई नंबर लिखने का मतलब कि दिस एनी कैरेक्टर 7 दफा आ सकता है, यानी कोई भी कैरेक्टर, यानी 7 कोई भी कैरेक्टर आ सकते हैं स्टार्टिंग टू एंडिंग, दैट्स अवर कंडीशन। मतलब टोटल 7 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होगा पूरे का पूरा स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हैं कि बोन सिटी के ऊपर हमने कंडीशन लगाई है, तो बोन सिटी के अंदर हमारे पास जितने भी बोन सिटी वाले हैं, ये इन ये देख लें आप, यहाँ से टोरंटो तक सब के सब 7 अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल है। आप इस तरह देखो कितना पावरफुली डाटा को फिल्टर आउट कर सकते हो। दैट्स व्हाट अ डाटा साइंटिस्ट डज। लेकिन ऑफ कोर्स वो नीड होती है कि किस प्रोजेक्ट की क्या नीड है और एक्चुअली हमें क्या इन्फॉर्मेशन अपने बॉस को एक्सट्रैक्ट करके देनी है। एंड द लास्ट इज फाइंड दैट लीड्स विद नेम्स कंटेनिंग 3 और मोर वॉवल्स। नाउ 3 और मोर वॉवल्स हमने कह दिया, 3 और मोर वॉवल्स, ठीक है। 3 या 3 या 3 से ज्यादा वॉवल्स हों, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा जी सबसे पहले तो ये देखिए जी, हमारे स्ट्रिंग में वॉवल होना चाहिए, ये तो पहले हमने बात की, ठीक है। और वॉवल के बाद कोई अल्फाबेट आता है नहीं आता, हमें कोई गरज नहीं, आता है कितना आता है कोई मसला नहीं। स्टार मीन्स एनी नंबर ऑफ टाइम इंक्लूडिंग जीरो, एंड डॉट मीन्स एनी अल्फाबेट। तो कोई भी अल्फाबेट जितनी दफा मर्जी आ जाए चाहे ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अल्फाबेट जरूर आए। और ये एक अल्फाबेट, इसको हमने ग्रुप कर दिया, हमने कहा कि ये एक अल्फाबेट वॉवल में से ये कम से कम 3 दफा है। हमने अपर लिमिट नहीं दी, जब हम अपर लिमिट नहीं देते तो इसका मतलब हम इसको ओपन छोड़ रहे हैं। सो इट इज 4 5 6 एनीथिंग इट कैन एक्सेप्ट। अब हमारे पास जो
लास्ट में 3 और मोर वॉवल्स वाला आप देख सकते हैं डेटा सेट। तो उसमें देखें 3 या 3 से ज़्यादा वॉवल्स होंगे। 2 वॉवल्स वाला कोई नहीं मिलेगा, 1 वॉवल वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारा पूरा हो गया। ये 1-2 चीज़ें तो हमने कर ली थी। यहाँ से एक्चुअली हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद स्टार्ट करना था, तो रेगुलर एक्सप्रेशन वाला पार्ट तो हमारा एक्चुअली हो गया। अब रेगुलर एक्सप्रेशन ना बहुत बड़ी दुनिया। हमने ऑफ कोर्स सारा तो कवर नहीं किया, लेकिन आपको हमने एक टच दे दिया, टूल थोड़ा सा सिखा दिया है। बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको मजीद लर्न कर सकते हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो अभी हमने आपको टॉपिक स्टार्ट करवाया है रेगुलर एक्सप्रेशन वाला, आप इसको जरूर अच्छी तौर पे देखिएगा, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम आ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत आसानी से बड़ा पावरफुली आपको डाटा फेच करके दे रहा होता है। तो बहुत हैंडी टूल है, याद रखिए। इस पे एक्सपर्टीज हासिल हो जाना आपको इंटरव्यूज में और आपकी जॉब क्रैकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो वंस अगेन रिटर्निंग टू प्योर पांडास। अच्छा, किसी पांडा के डेटा फ्रेम में आप कॉलम्स को ऐड या रिमूव कैसे करेंगे, तो हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले कॉफी जो डाटा सेट था उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या था। ये सारी इंफॉर्मेशन थी। ऑफ कोर्स ये सिर्फ पहली 5 रोज दिखा रहा है, लेकिन मजीद रोज भी मौजूद है हमारे पास। टोटल 13 रोज मौजूद है। अगर आप सबकी सब देखना चाह रहे हैं तो आप सारी की सारी रोज को देख सकते हैं। नाउ टाइम फॉर एडिंग सम रोज। अब कहते हैं जी कॉफी डेटा सेट में प्राइस नाम से एक रो ऐड कर दीजिए और उसको 4.99 असाइन कर दीजिए। फिर आप उसको डिस्प्ले करके देखें तो आपके पास एक नई, देखें पहले 3 कॉलम्स थे तो आपने एक नया कॉलम ऐड किया है, तो एक चौथा कॉलम ऐड हो गया जिसमें प्राइस आपकी 4.99 है। बट यू नो कि हर एक कॉफी की कीमत सेम नहीं है। ये डेटा सेट कंप्लीट नहीं है। एस्प्रेसो कॉफी और लेट्रे कॉफी की कीमत मुख्तलिफ हो सकती है। तो अब आपने उसको सेट करने के लिए कहा कि कॉफी में एक न्यू प्राइस के नाम से कॉलम ऐड कर दीजिए और उसकी वैल्यूज क्या होंगी। पहले तो हमने बड़ी सिंपल रखा स्टैटिक 4.99। अब हम कहते हैं नहीं, स्टैटिक वैल्यूज नहीं होंगी। हम उसके ऊपर क्यों ही दे रहे हैं कि np डॉट वेयर, वेयर यानी जहां जहां कॉफी का टाइप एस्प्रेसो है, कॉफी टाइप इज एस्प्रेसो, तो 3.99 उसकी प्राइस है। इसके अलावा कोई है तो 5.99 है, यानी लैटे की सूरत में। तो अब देखिए एस्प्रेसो की फॉर्म में 3.99 और लैटे की फॉर्म में 5.99 मौजूद है। तो अब हमने इसको अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा अब चूंकि देखो असली प्राइस आ गई है हमारे पास, जो नई प्राइस है, तो पिछली प्राइस वाले कॉलम का हमें कोई फायदा नहीं है। तो हम कहते हैं जी कॉफी डॉट ड्रॉप, कॉफी के जो डेटा फ्रेम है इसमें हम ड्रॉप करना चाहते हैं क्या कॉलम्स, कौन से कॉलम्स, उसकी पूरी लिस्ट दे दी जो जो कॉलम ड्रॉप करना चाहते हैं। हम सिर्फ एक ही कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज प्राइस। ठीक हो गया। तो हमने प्राइस को चूंकि ड्रॉप करना है तो हमने इसको इसी तरीके से लिख दिया। और हमने जब उसको डिस्प्ले किया, मुझे प्रिंट के बजाय यहाँ डिस्प्ले ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो ड्रॉप हुई नहीं। एक्चुअली ड्रॉप हुई थी, लेकिन एक व्यू में उसने उसकी कॉपी बनाकर उसमें ड्रॉप किया और आपने उसको कहीं सेव नहीं किया, कहीं इस्तेमाल नहीं किया। उसका तरीका ये होता है कि दो तरीके हैं, या तो आप जो आपने उसकी कॉपी बनाई थी उसको ओरिजिनल को असाइन कर दो, या दूसरा कि इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दो। तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू से क्या होगा, ये ओरिजिनल के अंदर चेंजेस करेगा। तो अब आप देखेंगे ओरिजिनल के अंदर से प्राइस का कॉलम उड़ चुका है, तो सिर्फ न्यू प्राइस रह गया। ठीक हो गया। अगली बात, हम एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं और हम कह रहे हैं हम उस नए डेटा फ्रेम के अंदर डे, कॉफी टाइप और यूनिट सोल्ड ही रखेंगे, बाकी नहीं रखेंगे। ये जो न्यू प्राइस बनाया है या नहीं रखेंगे। हमने कहा कॉफी वन के नाम से एक नया डेटा फ्रेम है और उसके अंदर हम कॉफी के ये 3 कॉलम्स को रख रहे हैं, बाकी कॉलम्स को नहीं रख रहे। हम उसको व्यू करेंगे तो हमें आंसर पता चल गया।
तो हम इस तरीके से भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी को हटाना हो तो हम उसको मेंशन ना करें तो वो नए डेटा फ्रेम के अंदर हट जाएगा। तो दैट कैन बी अनदर वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। अब ओरिजिनल जो हमारा डाटा फ्रेम है जिसके अंदर न्यू प्राइस वाला कॉलम मौजूद है, हम कह रहे हैं कि 25 यूनिट सोल्ड हुए और हर यूनिट 3.99 का था, तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ मंडे को एस्प्रेसो की सेल से। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड किया है रेवेन्यू के नाम से, और हम उसको फार्मूला दे रहे हैं कि भाई यूनिट सोल्ड और न्यू प्राइस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आप उसको प्रिंट करके देखें तो आपके पास नया नया कॉलम आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। बहुत सिंपल सिंपल, देखिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी इजी इस्तेमाल है। ठीक हो गया। और देखिए अब इस डाटा फ्रेम के अंदर आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है कि डे मौजूद है, कॉफी टाइप मौजूद है, यूनिट सोल्ड मौजूद है। न्यू प्राइस तो उस वक्त होती है जब कोई रिलेटिव ओल्ड प्राइस भी हो, जब ओल्ड प्राइस का कॉलम ही खत्म हो गया और वो चाहिए ही नहीं। सो दिस न्यू प्राइस इज एक्चुअली द प्राइस। तो इस न्यू प्राइस को रीनेम कर देना चाहिए प्राइस से। तो कॉफी डॉट रीनेम, किस कॉलम को रीनेम करना है, तो आपने लिख दिया कॉलम इज इक्वल टू न्यू प्राइस को रीनेम करना है कोलन के साथ, जो नई नया नेम दे देना। और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि वो चेंज ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट हो जाए, उसकी कॉपी में ना हो। अब आप उसको डिस्प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि नाम उसका प्राइस हो चुका है, जो कि ज्यादा बेहतर नाम है। ठीक हो गया। देखिए कितने अच्छे तरीके से हम इसमें चीजें ऐड रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अब चूंकि मेरे ख्याल में ये स्प्लिट तो मैं आपको समझा दूंगा, मुझे आपको कुछ चीज़ें बोर्ड पे समझानी पड़ेंगी। वो आ रही हैं जॉइन पे। हाँ जॉइन पे, तो वो जॉइन वाला पोर्शन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। उससे पहले वाली चीज़ जब वो इजी है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे पहले बोर्ड पे आपको समझानी पड़ेंगी, इसलिए मैं उनके लिए वेट कर लूंगा। बायोस न्यू इज इक्वल टू बायोस डॉट कॉपी। तो बायोस नाम से हमारे पास डेटा फ्रेम मौजूद है, हमने उसकी एक कॉपी बना ली है बायोस न्यू के नाम से, ताकि ओरिजिनल में अगर हम इसमें चेंज करें तो ओरिजिनल में मसला ना आए। हम उसको डिस्प्ले करते हैं तो हमने देखा कि वो ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर ये सारे के सारे कॉलम मौजूद है। एथलीट आईडी है, नेम है, बोर्न डेट है, बोर्न सिटी है, बोर्न रीजन है, बोर्न कंट्री है, एनओसी है, हाइट, वेट, डाइड और बोर्न डेट, टाइम, फर्स्ट नेम, ये सारे के सारे चीज़ें। ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट नेम, सॉरी, फर्स्ट नेम एक्चुअली नहीं है, सिर्फ डेट डाइड है। अब हम उसमें फर्स्ट नेम वाला कॉलम ऐड करना था। हम चाह रहे हैं कि नेम तो पूरे का पूरा है, लेकिन मुझे सिर्फ इसका फर्स्ट नेम चाहिए, ये चाहिए, या एडनॉट चाहिए, या जेन चाहिए, या जैकस चाहिए, या एल्बर्ट चाहिए। तो बहुत आसान है, आप एक नया कॉलम ऐड करेंगे बायोस न्यू फर्स्ट नेम, और आप कहते हैं कि ये फर्स्ट नेम का कॉलम बनेगा कहाँ से। हमने कहा जी नेम वाले कॉलम से। तो नेम वाले कॉलम को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्प्लिट कर दें तो स्प्लिट फंक्शन में हम स्पेस को स्प्लिटिंग कैरेक्टर रख दें तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी, वो जितने भी होंगे। जैसे मेरा नाम सुलेमान अहमद नाज है, तो वो 3 की लिस्ट आ जाएगी, सुलेमान अहमद नाज। तो इस लिस्ट में जो पहला एलिमेंट होगा विच इज एट इंडेक्स 0, दैट विल बी द फर्स्ट नेम। तो इसलिए हमने यहाँ इंडेक्स 0 दिया। तो इंडेक्स, और तो वही सबका फर्स्ट फर्स्ट नेम उसने फेच करके हमें यहाँ पर दे दिया। तो सुपर इजी। इस तरह हमने क्यूरी का वर्ड भी पहले इस्तेमाल किया था कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कीथ, फर्स्ट नेम जिसका कीथ है वो देख लें। तो ये तो वही चीज़ें जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। ये देख लीजिए, ये एक अच्छी चीज़ होगी। बायोस न्यू के नाम से हमने जो डेटा सेट बनाया है, हम उसके अंदर 3 नए कॉलम्स ऐड करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं देखें, बोर्न ईयर, मंथ और डे। ठीक है। इस उससे पहले ये एक सेल रह गया हमारे पास कि हमारे पास मौजूद है बोर्न डेट। बोर्न डेट मौजूद है, लेकिन इसकी जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट। हमें एक ऐसा बोर्न डेट चाहिए जिसकी डेटा टाइप डेट टाइम फॉर्मेट में हो। जो डेट टाइम एक्चुअली एक डेटा टाइप है पाइथन की। तो आपने कहा जी पांडास डॉट टू डेट टाइम और बोर्न डेट, और इसको असाइन कर दिया डेट टाइम को। तो आंसर तो वैसे आपको सेम दिख रहा है,
दिस इज द सेम डेट, लेकिन इसकी डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट और इसकी डेटा टाइप है पाइथन डेट टाइम, जिसके ऊपर मजीद फंक्शंस अप्लाई किए जा सकते हैं, इसलिए किया। ठीक है, अब वो कौन कौन से फंक्शंस है वो देख लीजिए। आप इसमें 3 नए कॉलम्स ऐड कर रहे हो, बोर्न ईयर मंथ और डे। आप ईयर मंथ और डे अलग अलग तरीके से फेच करना चाह रहे हो। तो आप कहते हो कि भाई जो बोर्न डेट टाइम हमने नया कॉलम बनाया है, ये वाला, दिस डॉट डी टी डॉट ईयर, तो डॉट डी टी डॉट ईयर आपको इसमें से खुद ही ईयर फेच करके दे देगा, और डॉट डी टी डॉट मंथ आपको मंथ फेच करके दे देगा, और डॉट डी टी डॉट डे आपको डे फेच करके दे देगा। अब आप देखना चाहते हो कि क्या वाकई ये बिल्कुल सही आया है कि नहीं आया, तो आप डिस्प्ले कर लो बायोस न्यू को। अच्छा जी, बोन डेट टाइम की एरर, अच्छा हमने शायद उसको पहले रन नहीं किया है, रन करना पड़ेगा। ठीक है, आ गए हैं हमारे पास, तो ईयर मंथ और डे। ठीक है, और अब आप इसमें सिर्फ नेम और बोर्न ईयर अगर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो आप वो खाली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि पूरे डाटा सेट में कौन सा प्लेयर किस ईयर में पैदा हुआ है, तो वो उसने आपको एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। दैट्स इट। अच्छा, हमने अभी तक ये सीखा कि हम फाइल रीड कैसे करेंगे। फाइल रीड करने के लिए अगर आपने CSV रीड करनी है तो हमारे पास रीड CSV था। अगर आपने XLS फाइल रीड करनी है तो रीड XLS था, रीड एक्सेल था। और अगर आपने फेदर की फाइल रीड करनी है तो रीड फेदर था। लेकिन आपने अगर राइट करनी हो तो भाई उसके लिए बहुत आसान है, टू और फिर जिस फॉर्मेट में आपने राइट करनी है। जैसे हमने जो नया डेटा सेट बनाया है बायोस का, हम चाहते हैं कि हम उसको, हाँ, अपनी हार्ड डिस्क में एक नई फाइल बनाकर सेव कर दें, ताकि कल को दोबारा से हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो आप टू CSV फंक्शन इस्तेमाल कर देंगे कि बायोस न्यू के नाम से जो हमने डेटा सेट बनाया है, डॉट टू CSV, इसको CSV फाइल बना दो, और बायोस न्यू डॉट CSV, तो इसको ये नाम दे देना। आप ये बायोस न्यू के बजाय कुछ और ABCXYZ नाम भी दे सकते हो। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स का मतलब ये है कि ये इंडेक्स सेव ना हो जाए, असल तो डाटा है, इंडेक्स सेव ना हो। ठीक है, ये वाला, ये 012 वाला। ठीक है, दैट्स इट। ओरिजिनल डाटा सेट आपके पास यही मौजूद है बायोस का। अच्छा, मर्जिंग एंड कंकैटिनेशन, इसके अंदर चूंकि आपको जॉइन ऑपरेशन मुझे समझाना है, उसमें लेफ्ट राइट आउटर इनर जॉइन है, इसलिए फिलहाल मैं इस टॉपिक को स्किप कर दूंगा, क्योंकि इस पांडास ना बहुत रिच चीज है हमारे पास। ठीक है ना, उसमें हमें बाज दफा टाइम लग सकता है। तो इसलिए इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। हाँ, ये कर लेते हैं, ये आसान काम है। बाज दफा डाटा में ना नल वैल्यूज होते हैं, एम्प्टी वैल्यूज होती हैं, एम्प्टी सेल्स होते हैं, तो उनको किस तरीके से डील करना होता है। इजी है बिल्कुल। उनको देखो, हम दो तीन तरीकों से डील करते हैं। या तो हम उनको टोटली इग्नोर कर देते हैं कि भाई जो वैल्यू यूजर ने दी नहीं है तो उस रो का फायदा ही नहीं है, हम उसको क्यों किसी एक्सपेरिमेंट में शामिल करें, तो जस्ट इग्नोर इट, जस्ट रिमूव दिस, उसको रिमूव कर दें आप। दूसरा तरीका ये होता है कि नहीं, रिमूव नहीं करना, ये बड़ा, हर हर बंदे की इंफॉर्मेशन बड़ी वाइटल है, एक इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी है, तो हम उसको किसी तरीके से कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो या तो एवरेज वैल्यू हम उसकी जो है ना वो लगा लेते हैं, या कोई रिग्रेशन के जरिए उसकी वैल्यू को इंटरपोलेट कर लेते हैं। तो ये दो तीन तरह के काम हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं उसको एक छोटे से डेटा सेट के ऊपर समझते हैं। कॉफी नाम से हमारे पास एक डेटा सेट है हमारा, जिसके अंदर आपको पता है क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और हम जानबूझकर कुछ वैल्यूज को एम्प्टी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई कॉफी में सेकंड और थर्ड लोकेशन पे, यानी इस रो पर, यूनिट सोल्ड वाले कॉलम में, ये वाले आप वैल्यूज जो है वो नमपाई डॉट नॉट अ नंबर, NaN कर दो, मतलब नन, कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू है ही नहीं, दिस इज नॉट एक्चुअली अ नंबर, ये कर दो। अब देखो, अब हम उसको प्रिंट किया आपने, तो आपको पता चला वाकई वो वैल्यूज तो है ही नहीं, वो तो खराब वैल्यूज है, मतलब ये वैल्यूज यूजर ने दी नहीं थी, या ये थी नहीं। आपने कहा भी देखें, अब
इसके कई तरीके हैं। या तो ये कि हम इसको एवरेज से भर लेंगे कि टोटल हमारे पास इस पूरे कॉलम की जो एवरेज है वही हम इधर फिल अप कर लेंगे। तो उसका तरीका क्या है, कॉफी के यूनिट सोल्ड का कॉलम इज इक्वल टू, मतलब इसी को अपडेट करना है, कॉफी यूनिट सोल्ड डॉट फिल एन ए, मीन्स जो एन ए एन डाटा है, जो एम्प्टी डाटा है उसको फिल करें। किस चीज से फिल करें भाई, कॉफी के यूनिट सोल्ड वाले कॉलम का मीन निकाल कर। तो इन सब का हमने अरिथमेटिक मीन निकाला, हमने नहीं निकाला, उसने खुद ही निकाला। तो दैट वाज 33.75। तो आप देखें उसने उसको उसी तरीके से फिल कर दिया। दोबारा से हम इन वैल्यूज को दोबारा से एन कर देते हैं, डन कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं। अगला मेथड है इंटरपोलेट। अच्छा, इंटरपोलेट भी एक पूरा लेक्चर में हम उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन बड़ी शॉर्ट सा मैं आपको बता रहा हूँ कि रिग्रेशन के जरिए हम उसको एस्टिमेट लगा लेंगे। हम कहेंगे भाई एस्टिमेट लगाओ कि इस डाटा में अगर ये ऐसे है, तो रिग्रेशन क्या कहती है कि इसकी इसकी प्रिडिक्शन क्या है आपकी कि कितनी हो सकती है सेल। अब ये उसको एक्चुअली स्टेटिस्टिकली इंटरनली कुछ ऑपरेशन के जरिए इसको प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये कहा कॉफी के यूनिट सोल्ड में जो कॉफी के यूनिट सोल्ड है उनको इंटरपोलेट कर लो। इंटरपोलेट का मतलब जो वैल्यूज नहीं है उनको खुद से ही फिल कर दो, लेकिन किसी स्टेटिस्टिकल रीजन की बेस पे। तो उसने देखें अब उनको एम्प्टी नहीं किया, बल्कि किसी न किसी तरीके से फिल कर दिया है अपनी कैलकुलेशन करके। ये एक और तरीका हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा मेथड ये हो सकता है आपको टोटली इग्नोर कर दो। हम दोबारा से उनको एन एन किया और हमने कहा कि भाई देखो, ड्रॉप एन ए, जितने भी एन ए वाले हैं उन सबको ड्रॉप कर दो। तो 2 और 3 इन दोनों को आप ड्रॉप कर दो। यूनिट सोल्ड में जो भी एन ए वाले हैं उन सबको ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो ये उनको ड्रॉप कर देगा। लेकिन याद रखिएगा, ये उसने कॉपी में ड्रॉप किया, क्योंकि आप जब अगेन कॉफी देखोगे तो उसके अंदर ये दिख रहा होगा। तो आपको या तो कॉफी इज इक्वल टू दिस होल थिंग करना होगा, या इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना होगा। जब आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करोगे तो एक्चुअली इसने देखें 2 और 3 नंबर रोज को डिलीट कर दिया। ठीक है, दोबारा से हम ओरिजिनल हम किसी और को भी एन एन करके देखते हैं। और ड्रॉप करने का एक और मेथड ये भी है। तो ड्रॉप करने के कई मेथड्स हैं, एक उनमें ये भी है कि आप लिखें डॉट नॉट एन ए। तो ये आपको वो रिटर्न करेगा जिसमें एम्प्टी नहीं होगा। बस इतनी सी बात हो जाएगी। अगेन हमारा पूरा डाटा आप उसको देख सकते हैं। और लास्ट टॉपिक जो हमारा आज का है और बहुत इजी टॉपिक है, वो है एग्रीगेटिंग डाटा। एग्रीगेटिंग का मतलब ये है कि आप डाटा के ऊपर कुछ पूरे पूरे कॉलम्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। और ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इजी इजी सी टास्क है सारी की सारी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। बायोस डाटा सेट है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि उसके अंदर पहली 5 रोज हमने उसको कहा कि हमें प्रिंट करके दो, ये सारी की सारी रोज थी। अगर हम चाहते हैं कि ये देखें कि हर शहर में कितने एथलीट पैदा हुए हैं, या हर शहर से कितने कितने एथलीट हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, तो वैल्यू काउंट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायोस बॉर्न सिटी डॉट वैल्यूज वैल्यू काउंट। तो इसने हमें क्या किया, बता दिया कि बुडापेस्ट से 1378 हैं, मॉस्को से 883 हैं, ओस्लो से 708 हैं, और कुछ एट द एंड वो शहर हैं जिनमें एक एक एथलीट भी जहाँ से आया है, तो उसने उसको असेंडिंग ऑर्डर सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख दिया। अच्छा, हम ये एग्रीगेशन फंक्शन मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई देखो, इसी बायोस डाटा फ्रेम से वैल्यूज आपने फेच करके देनी है, लेकिन हमारे पास फिल्टर क्या है, फिल्टर ये है कि भाई वो शहर चाहिए, सॉरी, वो उन एथलीट का डाटा चाहिए जिनका कंट्री यूएसए। अब यूएसए के अंदर हर रीजन का वैल्यू काउंट निकालो और मुझे बता दो। सारे मत बताओ, सिर्फ पहले 10 बता दो। तो उसने बता दिए। अब ये सिर्फ यूएसए की रीजन्स में, हर रीजन में जो जो जितने जितने एथलीट मौजूद हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। और अगर आप लास्ट वाले चेक करना चाहो तो ये भी आप चेक कर सकते हो टेल के जरिए। मैंने लास्ट 25 कहा तो उसने लास्ट 25 बता दिया। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास ग्रुप बाय फंक्शन होता है। अगेन बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है और बड़े अच्छे अंदाज में आपको वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट करके देता है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कॉफ़ी डाटा फ्रेम हमारे पास, जिसको हमने
बेहतर कर दिया था। और अच्छा, इसमें देखें हमारे पास इशू क्या है कि कॉफी डाटा फ्रेम में अच्छा वो ठीक है, दिख इसलिए नहीं रहे। एक मिनट, हम एक काम करते हैं, हम जानबूझ के कॉफी डाटा फ्रेम में कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं। ये अब हम वापस आते हैं, अब अपना कॉफ़ी डाटा फ्रेम देखते हैं। तो हमने अपने कॉफ़ी डाटा फ्रेम के अंदर देखा कि देखिए कुछ रोज मिसिंग है, वो हमने जो एम्प्टी वाली थी उनको हमने ड्रॉप कर दिया, जो ये वाली थी ना 2 और 3 इनको हमने ड्रॉप कर दिया। अब टोटल देखिए हमारे पास कितनी है, 11 सॉरी 12 है, लेकिन वो 2 और 3 नजर नहीं आ रही। तो किसी को शुभ हो सकता है कि ये 0 से 13 तक है, तो हम कहते हैं भाई देखो इनके इंडेक्स सही कर दो। तो कॉफी डॉट रीसेट इंडेक्स ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, कॉफी वॉफी है जो भी है। तो अब देखेंगे उसको दोबारा 1 से एडजस्ट कर, 0 से एडजस्ट करेगा, 11 तक टोटल 12। अब आ जाते हैं ग्रुप बाय की तरफ, जिसको एक्चुअली हमने सीखना था। हम चाह रहे हैं कि हम देखें कि कौन सी कॉफी टाइप के कितने यूनिट सोल्ड हुए। हमने कहा कॉफी डॉट ग्रुप बाय के कॉफी का डाटा आपने मुझे ग्रुप करके इसके ऊपर एग्रीगेशन अप्लाई करना है। और कॉफी टाइप पे ग्रुपिंग करनी है, यानी आपने ये बताना है एस्प्रेसो और लाटे का डाटा क्या है, और कौन सा डाटा, यूनिट सोल्ड का डाटा। और यूनिट सोल्ड पे सम का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर लेना। तो अब हमें पता चला कि एस्प्रेसो के 200 यूनिट सेल हुए हैं और लैटे के 145 यूनिट सेल। तो अगर आप इसको मीन फंक्शन कर दोगे तो मीन का मतलब ये होगा कि ऑन एवरेज हर रोज एस्प्रेसो के 40 और लैटे के 29 यूनिट सेल। ठीक है, आप इसको इससे मजीद सोफिस्टिकेटेड काम भी कर सकते हो कि कॉफी डॉट ग्रुप बाय कॉफी टाइप और डे। आप कहोगे भाई मुझे कॉफी टाइप और डे, तो पहले कॉफी टाइप बड़ा क्लस्टर, उसके अंदर डे वाइज मुझे ये बता देना कि यूनिट सोल्ड कितने हुए और टोटल प्राइस कितनी हमने अर्न की। यूनिट सोल्ड पे सम फंक्शन अप्लाई करना और प्राइस पे मीन अप्लाई करना। हमने कहा जी ठीक है। एस्प्रेसो कॉफी फ्राइडे के दिन 45 यूनिट सोल्ड हुए और एवरेज प्राइस थी उसकी 3.99, जबकि लाटे की फ्राइडे को 35 यूनिट सेव हुए और एवरेज प्राइस 5.99 थी। आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं सम, हर दिन की सेल चेक करना चाहें तो। एंड एट द एंड, लास्ट आज के लेक्चर का देखो, हम जब पहले मैं आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझा दूं। हमारे पास ये जो डेटा फ्रेम है, इसके अंदर जो कॉलम के नेम है ना, देखो अव्वल तो उनमें लिखा हुआ है डे, और डी कैपिटल है। अब आप जब इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और आप स्मॉल डे लिख दो तो आपको पता है एरर आएगा आपके पास, दोस्तों के पास क्लास में भी एरर आया था। इस तरह कॉफी टाइप लिखा हुआ है, तो कॉफी टाइप में स्पेस है, तो एक तो वही आपको लिखने में टाइपो एरर हो सकते हैं, क्योंकि आपको कभी कैपिटल कभी स्मॉल करना पड़ता है, कॉफी का सी और टाइप का टी कैपिटल है। और दूसरी बात ये होती है कि आप डॉट के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते हो कॉलम्स को, क्योंकि जहां भी कॉलम नेम में स्पेस होता है तो डॉट के जरिए एक्सेस नहीं हो सकता। इस तरह यूनिट सोल्ड में भी यही मसला है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि हमारे पास ये तो छोटा डेटा फ्रेम है, हम इनको रीनेम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन हमारे पास अगर 120-30 कॉलम्स हैं तो क्या 120-30 कॉलम्स को हम मैनुअली एक एक करके यही काम करते रहेंगे, तो वो काम हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसका आसान तरीका ये है कि हम उसके ऊपर क्लीन नेम फंक्शन कॉल करेंगे। लेकिन क्लीन नेम फंक्शन जो है ये, इसके लिए आपको एक फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जेनिटर। जेनिटर आपको पता है कौन बंदा होता है जो सफाई सुथराई का जिम्मेदार होता है, तो किसी भी इदारे में जेनिटर स्टाफ होता है। तो डाटा को क्लीन करने के लिए भी हमें एक पैकेज की ज़रूरत पड़ती है बाज़ दफ़ा, जिसके अंदर वही फंक्शन मौजूद हैं जो डाटा की सफाई सुथराई में हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ नेम्स को एक ख़ास पैटर्न के अंदर किया जा रहा है ताकि यूज़र को पता हो कि उसके सारे नेम इस पैटर्न के ऊपर हैं। अब मुझे
कैपिटल स्मॉल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और स्पेस है ही नहीं, उसकी जगह उसने अंडरस्कोर रख दिया, खुद ही कर दिया और सबको स्मॉल में कर दिया। काम आपका कितना आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आप पहले इसको इंस्टॉल कर लीजिए, पिप इंस्टॉल पाइजेनेटर्स, और अगर ये सही तौर पे इंस्टॉल ना हो तो ये दूसरी कमांड को देख लीजिएगा, ताकि ये सिस्टम पाइथन जहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा है जो पाथ है उसी पाथ में इसी को इंस्टॉल कर दे, दैट्स इट। बाकी इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ डॉट क्लीन नेम फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो उसने उसके नाम को स्टैंडर्डाइज कर देगा ये एक ही अंदाज से, ठीक है। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं हमारे पास इस ट्यूटोरियल के अंदर, जो हमारी आज कवर नहीं हो सकी हैं, जॉइन ऑपरेशंस वगैरह या कॉन्केटिनेशन ऑपरेशंस वगैरह, मर्जिंग ऑपरेशन वगैरह, वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट ऑन कमिंग क्लास में कर लेंगे जो ऑन कैंपस होगी, क्योंकि मुझे आपको कुछ चीज़ें बोर्ड पे समझानी पड़ेंगी, यहाँ मेरे पास गांव में चूँकि पेन टैब नहीं है, तो इस वजह से मैं वो एक्चुअली आपको वो सारी चीज़ें लिख कर ड्रा करके समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये लेक्चर आप लोग देख लेंगे, कि अगली क्लास से पहले मैं आपको कुछ टास्क भी दे दूंगा, और फिर अगली क्लास में हम इससे आगे की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।